हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को आवाज़ आ रही मेरी? ये सर आ रही जी ये आ रही है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एलेक वार कौन है? एलेक वार बीट्स। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। जीशान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत थी सर, डॉक्टर के पास गए। यार बस वो बच्चे ने ना। वालेकुम अस्सलाम। सही में बदर इकबाल की अलग वार्ड जो है ना। अच्छा अच्छा, बदर इकबाल क्या हाल है? बदर, तुम्हारा अदर डिसिप्लिन उठाया आपने? जी सर, मैंने अदर कोर्स उठाया है ये। आप इलेक्ट्रिकल के हैं ना वैसे तो? जी जी सर, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ। ठीक है। और बाकी तला इफ्तिखार क्या हाल है? अनस आप तो पुराने हैं, नए हैं? सैयद अनस। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं नया हूँ, अच्छा, अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। तो आपका बैकग्राउंड क्या है? इन्वायरमेंट का ही है? जी इन्वायरमेंट सर, मैंने बीएस किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल साइंसेज में। अच्छा, गुड है। और इशरा? तो जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप भी कराची यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड है ना आपका, बीएस का? यस सर। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ यू आर इन्वायरमेंटलिस्ट, और जो है एक एक इलेक्ट्रिकल के हमारे एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। मुश्ताक क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैर खैरियत है? आप सुनाओ, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। और सर? बस ठीक। आज मेरे ख्याल में सेकंड इंटरेक्टिव सेशन है, पहला रखा था तो उसमें स्टूडेंट्स नहीं आए थे इतने। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो अयाज, ये तस्वीर हटाएं। ओके सर। नोमान। सर वो नाजिर साहब बता रहे थे मिड टर्म जनवरी में होंगे। देखो अभी तो स्टार्ट हुआ है, मिड टर्म कैसे जनवरी में हो सकते हैं? या तो यही क्लासेस तो को सर, हम तो खींचे, परेशान थे क्लासेस को हम ले ज्यादा से ज्यादा। आप लोग बस सर। वो अटेंडेंस तो खींचना अटेंडेंस शुरू शो कर करें। दिया उन्होंने तो। हम्म। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नोमान क्या हाल है? खैरियत से सर, आप सुनाओ। स्टार्ट करते हैं, फिर आखिर में इसको डिस्कस करेंगे कि वो मिड टर्म कब रखना है। तो मैं वो डॉक्टर नाजिर साहब जी से मैं डिस्कस कर लूंगा। आप लोग उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी क्लास ले रहे हैं मेरे ख्याल में? जी सर। ठीक है। स्टार्ट अच्छा विद सर, द। वैसे तो दो दो तीन तीन हो चुके हैं, लेकिन वो एनर्जी कंजर्वेशन वाली कुछ एक भी नहीं हुआ है, ना पता चल रहा है। मेरा ख्याल कोर्स चेंज कर लें सर हम लोग आगे। एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा पे ना हो कोई एंड में ये कोई भी टीचर नहीं। कैंसिल ही ना वो हो जाए डॉक्टर एंड में राशिद ये कोर्स। किसके पास है? वो डॉक्टर राशिद राशिद अली मिल के रही पास? है। जी सर, जी डॉक्टर सर। राशिद के पास है, लेकिन कोई अभी तक पता नहीं चला कि कब सेशन होगा, कोई ग्रुप भी नहीं अच्छा, बना। मैं पता करता हूँ इस हफ्ते। अगर वो कोई रिप्लाई नहीं करते तो फिर कोर्स जो है ना वो आप चेंज कर लीजिएगा, हाँ सर, या, काइंडली एक पता करवा दें ताकि। या हम कोई और टीचर रख ठीक लेंगे। है। हाँ, वो हमीद साहब को भी मैं इस वजह से नहीं ले रहा कि मैंने ये बुक कराया हुआ है, मतलब कि रजिस्टर कराया हुआ है। हम्म, अगर ये ना हो तो फिर हमीद साहब पे कन्वर्ट कर लूँ मैं। अभी टाइम भी है ठीक है रजिस्ट्रेशन में। ठीक है ठीक है। जी सर। अच्छा, स्टार्ट करते हैं।
ये स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है? जी सर। ये मैंने इसकी एक 10 मिनट की वीडियो बनाई थी, तो वो लाइट चली गई, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। बहरहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ लीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट के हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, मियास, जिसको मियास भी कहते हैं। तो क्या है, कोई बैकग्राउंड मुझे बताएगा इसका? मुश्ताक? मुश्ताक बता दें, या मैंने इसका एक 10 मिनट की वीडियो भी भेजी है, या अनस बता दें, सैयद अनस। व्हाट आर इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अनस? हेलो तलहा? जी सर। सर ये रिचर्ड कार्टर जो 1960 के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था, साइलेंट स्प्रिंग जो आया था, हाँ पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना एजेंसीज फिर हरकत में आई थी। फिर उन्होंने लॉज बनाना शुरू किए थे कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ममालिक मिलकर आपस में इस पे एग्री करते हैं, जिसके बाद नेशनल लेवल के ऊपर या कंट्री लेवल के ऊपर जो है ना फिर लॉज वगैरह इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, गुड। अच्छा, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। यहाँ से आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी बता दिया था मैंने। अब इसकी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है ये भी मैंने बता दिया था। अल्लाह करे चल पड़े, प्रॉब्लम करते हैं इंटरनेट की। अच्छा, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मियाज। मियाज की हिस्ट्री क्या है मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स की? स्वीडन ने फर्स्ट सजेस्ट किया था 1968, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1968 में शोर मचना शुरू हुआ कि भाई इन्वायरमेंट और कोई सस्टेनेबिलिटी, खास तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सर। वालेकुम अस्सलाम उस्मान। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे शुरू किया जाए। यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस पे यूनाइटेड नेशन ने फोकस क्यों किया? यूनाइटेड नेशन क्या थी उस वक्त, उसकी हैसियत क्या थी उस्मान 1960s में? सर फिर से बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट क्यों शुरू किया इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट? यार तुम्हारी तरफ यूनाइटेड नेशन आवाज सर दोबारा के लिए फिर से बोले सर। अच्छा चलो, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, या मैं बता देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन ही इसका इनिशिएटिव क्यों लिया था। यूनाइटेड नेशन ने, क्योंकि उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बनी थी, तो मोस्ट ऑफ द जो एग्रीमेंट्स थे वो यूनाइटेड नेशन कवर करती थी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस कराई फॉर द फोकस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एनवायरनमेंट पे, तो उससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो एक इको सॉक, यानी इको फॉर इको फ्रेंडली इकोलॉजिकल पास रेजोल्यूशन 1346 सपोर्टिंग द आइडिया, जिन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन उस पे सस्टेनेबिलिटी पे काम होना चाहिए। फिर ये फर्स्ट हमारा है माइलस्टोन इन द एवोल्यूशन ऑफ मिया। सबसे पहला जो एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी, स्टॉकहोम कन्वेंशन कह लें। देखें, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट जो है ना वो दो या तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट जो है वो या तो क्या कहते हैं उसको, वो कन्वेंशन की सूरत में होगा। ठीक है, कन्वेंशन जैसे या ट्रीटी की सूरत में होगा। ट्रीटी और कन्वेंशन, these two are the types of agreements। ट्रीटी की कोई एग्जांपल तलहा इफ्तिखार मुझे बताइए, ट्रीटी की कोई एग्जांपल है? एक ऐसा एग्रीमेंट मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान, एक ऐसा मुआहदा हो जाना, एग्रीमेंट कहते हैं मुआहदे को। तो उस एग्रीमेंट उसकी दो सूरतें होती हैं, या वो या एग्रीमेंट वो जो है वो ट्रीटी की शक्ल में होता है, या फिर वो होता है किसकी शक्ल में, कन्वेंशन की शक्ल में होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट पे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, यानी इन्वायरमेंट रिलेटेड एग्रीमेंट जो हैं वो ट्रीटी की सूरत में बहुत कम है, लेकिन कन्वेंशंस की सूरत में ज्यादा है। तो ट्रीटी और कन्वेंशन में फर्क क्या है, कौन बताएगा? और ये तला बताओ मुझे। पर ये कन्वेंशन में जो है ना दो या
ट्रीटी के अंदर दो मुल्कों के बीच में जो है ना एग्रीमेंट होता है, और कन्वेंशन में जो है ज्यादा मुल्कों के बीच में एग्रीमेंट होता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी है, वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सिर्फ है, एक वाटर का जो इशू है। ठीक है, ठीक है, चलो। और कन्वेंशन जो है सारे मुल्क उसके ऊपर आ जाते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल, जैसे जिसका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के ऊपर जो बने हुए लॉज वगैरह, वो कन्वेंशन के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो है ना उसका इफेक्ट है। और कोई बताएगा मुझे? अनस, सैयद अनस, what is the difference between treaty and convention? Both are the types of agreement. Agreement, मैं environment की बात नहीं कर रहा, मैं just agreement की बात कर रहा हूँ। एग्रीमेंट जब मुआहदात होते हैं मुख्तलिफ नेशंस के दरमियान, तो वो कराती है यूनाइटेड नेशन। यानी यूनाइटेड नेशन वो इदारा है जो कि जिसके जो सिग्नेटरी हैं, उसके मानने वाले जो है, कितने कंट्रीज हैं ये पता है? कभी आपने पढ़ा है? ट्रीटी में बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, और एग्रीमेंट में से 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे नेटो बहुत सारे ममालिक के बीच में एक अलायंस बना हुआ है। तो ट्रीटी है तो ट्रीटी में से बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे नेटो है, NATO नेटो। और एग्रीमेंट में सॉरी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और आपने मुझे एग्जांपल बताई है नेटो भी एक टाइप है। नेटो एक एग्रीमेंट है बेसिकली, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक मुआहदा था नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज का। यानी नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज के अंदर अगर नॉर्थ अटलांटा देखते हैं, नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज के अंदर इधर यूएसए आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है जिसको हमारा जो अमेरिका कहते हैं, और सीधे हाथ पे जो कंट्रीज हैं उसमें यूके आता है, जर्मनी आता है, नेदरलैंड आता है, पूरा यूरोप आता है। तो इन दोनों तमाम ममालिक ने मिलके एक मुआहदा किया था कि हम जो है किसी भी मुल्क पे हमला होगा तो सारे उसकी फोर्स, देखिए नेटो फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हैं, तो उसका नेटो फोर्सेस से क्या मुराद है? सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस नहीं है, उसमें जर्मनी की भी है, उसके अंदर फ्रांस की भी है, उसके अंदर ब्रिटिश भी है, ब्रिटेन भी है। तो मिसाल मैं दे रहा हूँ कि वो एक मुआहदा किया था, एक एग्रीमेंट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी। इसी तरह मुआहदे की दूसरी शक्ल जो है कन्वेंशन है। ट्रीटी इज अ, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ट्रीटी इज अ बिट हार्ड। ये नेशन से मुराद नहीं है कि 2 के दरमियान होगा तो ट्रीटी होगा, या 4 के दरमियान होगा तो वो क्या होगा, कन्वेंशन होगा। नहीं, इसका ताल्लुक नंबर ऑफ कंट्रीज से नहीं है, इसका ताल्लुक है उस माहिदे की नौयत पे। मतलब एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट है सख्त नौयत का, जहाँ पे आपको हर हालत में फंडिंग भी देनी है, वहाँ पे आपने अपने आपके सोल्जर्स भी देने हैं, वहाँ आपने जान की बाजी भी लगानी है, तो इस सूरत का जो एग्रीमेंट जिसको ट्रीटी कहते हैं ना, ट्रीटी इज अ बिट हार्ड। मतलब इसके अंदर जो मुआहदा होता है उसमें जो नेशंस होती हैं वो दे आर मोस्ट बाउंड, वो उसको मुकम्मल करने के लिए बाउंड होती हैं। लेकिन जो जो दूसरा एग्रीमेंट की टाइप है जिसको हम कन्वेंशन कहते हैं, इट इज़ अ बिट लीनियंट। इसके अंदर लीनियंसी होती है। लीनियंसी का मतलब ये है कि जैसे हमारी कन्वेंशन है, अब कन्वेंशन सिर्फ इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा, अगर मैं जनरल कन्वेंशन की बात करूं तो कन्वेंशन में जो कंट्रीज होती हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनको इजाजत होती है कि फॉलो करें या ना करें। इट्स अ बिट ऑप्शनल। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं पूछूंगा ये, सो गए सारे? समझ में आ रही है? जी आ रही है समझ सर। आ रही है। माहम, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटी एंड कन्वेंशन? ये मैं पूछ सकता हूँ पेपर में भी। अगेन ये आप लोग ये मत लिखिएगा कि 2 नेशंस के दरमियान, अगर 2 नेशंस या 2 कंट्रीज के दरमियान मुआहदा है तो वो ट्रीटी है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी भी हमने किया हुआ है हमारे जिसको सिंतास का मुआहदा कहते हैं। पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसको वो अगेन दिस इज द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। लेकिन ये मुआहदा जो है वो अगेन वो जिसे कहते हैं ना, ये ऑप्शनल नहीं है। ये मुआहदा ऐसा है कि ऑप्शनल नहीं है, हर दूसरे कंट्री को दूसरे का ख्याल रखना है हर हालत में। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो ट्रीटी कहलाते हैं, जिसमें यू आर बाउंड, वेरी मच बाउंड। इंडिया बाउंड है, ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान बाउंड है। कन्वेंशंस जो होती हैं, कन्वेंशंस जो है उसके अंदर किसी हद तक लीनियंसी होती है। द कंट्रीज आर क्या कहते हैं उसको, आप क्या कैसे लीनियंट होते हैं टू फॉलो दिस, बहुत ज्यादा लाजमी नहीं होता। तो इसी तरह मैं बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन आपको नजर आ रही है सारी, माइलस्टोन इन द एवोल्यूशन ऑफ मियां।
सर ये क्वेश्चन है जी सर मेरा। नजर आ रही है। जी सर आ रही है। जी बोले। सर ये जैसे आपने बोला ट्रीटी में बाउंड होते हैं, मगर ऐसा तो नहीं, इंडिया तो हमेशा बाईपास कर रहा होता है इंडस हाँ, वाटर ट्रीटी को, तो और वो पाकिस्तान जब भी बात बताता है वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। वो बात सुनने या ना सुनने की नहीं है, लेकिन मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा था कि लॉ लॉ जो होता है ना, लॉ बनता है। अब लॉ फॉलो होना या ना होना, कानून बनते हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन का होना या ना होना ये अलग बात है। अब वो ट्रीटी तो बनी हुई है, इंडिया उसको फॉलो करता है नहीं करता ये अलग बात है, लेकिन मुआहदा हमारे यहाँ हुआ है। अब फ्रांस भी ठीक है। बीच में जब ये मैं इस पैनल पे बात कर रहा हूँ, जब ये नेटो फोर्सेस को नुकसान होना शुरू हुआ तो जो वो था फ्रांस था, वो विड्रॉ कर गया। उसने विड्रॉ किया था ना, पीछे अपने फोर्सेस को बुला लिया था। लेकिन फिर उसमें जो है ना वो ये समझिए थोड़ा सा ना रिलक्टेंस इशू होती है इसके अंदर कि आपने ये काम करना है ट्रीटी के अंदर। अच्छा, अब आ जाए सबसे पहले जो हमारा एवोल्यूशन हुई थी मियास के अंदर, वो सबसे पहला कन्वेंशन कौन सा होता? अक्सर आपने पढ़ा होगा, कराची यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे मौजम साहब भी पढ़ाते थे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन, एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये अगेन कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन कह लें, एक पहली कन्वेंशन हुई थी, यानी इस एग्रीमेंट की पहली कन्वेंशन स्टॉकहोम में हुई थी। स्टॉकहोम स्वीडन का मुल्क है, मेरे स्वीडन का शायद वो आपका दारुल खिलाफा है जिसे कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में 1972, और वहां पे यही बात एड्रेस की गई कि देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन। ठीक है, एक रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट में और ह्यूमन में। फिर उस पे उसका जो फर्दर यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट आई जिसने यूएनईपी का क़याम किया। यूएनईपी किन दो इदारों से मिलके बना था, कोई मुझे बताएगा? हेलो, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल, यूनाइटेड नेशन और ईपीए, ईपीए, अमेरिकन ईपीए दूसरा। सीपा, सीपा। नहीं नहीं, अमेरिकन की जो वो होती है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो होती है, नहीं, सीपा भी इन्वॉल्व फर्स्ट किया टाइम यार जो उसमें। पहली बनी थी। ये सीपीए सीडीपीए। सर हो सकता है, हो सकता है सर, ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये भी मान सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज एस्टेब्लिश बिटवीन इंटरनेशनल, ये शायद हाँ ये इसके अंदर जो है यूएनओ यूनाइटेड नेशंस थी, और दूसरा आपने कौन सा बताया? नहीं, वो जो वो नेट इन्वायरमेंटल वो प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो था वो तो बाद में बना था, एजेंसी तो बाद में बनती है, एजेंसी तो बहुत बाद में बनी है। ये शायद आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था, WMO। बहरहाल इसको देख लीजिएगा। यूएनईपी बनी, फिर उसके बाद जो है वो मोर देन 60% ऑफ एग्जिस्टिंग मियाज आर अडॉप्टेड आफ्टर। फिर यो समिट हुई थी, उसके बाद बहुत सारे 60% जो है वो मियाज बनना शुरू हुए, मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स वजूद में आए। जो मेन था, एक तो 1972 में तो इसका स्टार्टअप हुआ, इस कन्वेंशन का, इस एग्रीमेंट का 1972 में फर्स्ट अटेम्प्ट हुई, और उसके बाद एक बहुत बड़ी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई किस पे? इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। ये याद रखिएगा इनकी डेट के साथ, ये मैं पेपर में पूछ सकता हूँ। और जो CSS की तैयारी के लिए मैंने इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो उसमें सारी चीजें थी। सर सीएसएस का हमें आप मतलब बता रहे हैं? क्या सर सीएसएस का दाम लगे सर हमसे? CSS के अंदर इन्वायरमेंट का डाल दिया ना उन्होंने, तो उसके अंदर ये सारी इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं। हाँ, वो स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, तो ये पढ़ना लाजमी है उनका 100 मार्क्स का। तो मैंने पढ़ाया था, तो उसके अंदर ये सारी कन्वेंशन थी, और मुझे वहाँ उसको पढ़ाने में ना बहुत नॉलेज मिला। ठीक है, तो फिर सेकंड आई थी 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED का फर्स्ट कयाम आया, और इसके अंदर नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज बनी, जिसका कहा गया कि भाई इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेंगे। और फिर उसके बाद एजेंडा 21 बना। एक मिनट, डॉक्टर राशिद अली की मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। क्या बोल रहे हैं?
वही बात करें जो अभी बात मैं उनसे राब्ता करती। सर डॉक्टर साहब की क्लास कब से स्टार्ट है डॉक्टर राशिद की सर? मैं पूछ रहा हूँ उनसे, आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास, कुछ पता है डॉक्टर राशिद के पास? सर ये तो यूनिवर्सिटी वाले ही बताएंगे सर। मैं चलो अच्छा ठीक है, मैं इसको बता दूंगा। फिलहाल तो हम होंगे। पेपर डिस्कस करेंगे, सॉरी क्लास डिस्कस करते हैं। फिर एजेंडा 21 बना, एजेंडा 21 भी याद रखिएगा। एजेंडा 21 फर्स्ट कह लें आप जो है इन्वायरमेंटल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ था। और फिर रियो डिक्लेरेशन आया था। रियो डिक्लेरेशन क्या था हसन? रियो समिट भी कहते हैं इसको। नहीं पता सर। नहीं पता तो बताएगा सर, याद नहीं है। दैट इज ऑल्सो एन कन्वेंशन। और रियो समिट था वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था, इन सेकंड जो हमारी वो हुई थी। अच्छा आगे चलते हैं। सही, अर्थ समिट के नाम से भी तो जाना जाता है। अर्थ समिट भी था, हाँ इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। तो क्या हुआ क्या था बता ही नहीं रहे तुम लोग। अच्छा ये हुआ था। और उसके बाद पूरा दोबारा से फिर क्लस्टर्स ऑफ मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स। कितने क्लस्टर हैं? यहाँ तो 5 टॉपिक्स लिखे हुए, वैसे मेजर क्लस्टर 3 है। कौन कौन से? मेन क्लस्टर ऑफ इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, यानी जो इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसका जो मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, वो उसके 3 क्लस्टर थे, 3 से 5 क्लस्टर थे। मेजर 3 क्लस्टर्स थे जो मैंने CSS के बच्चों को भी पढ़ाया था। कौन से वो कौन बताएगा? महामतीक, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंटरनेशनली आप कहीं दुबई वगैरह में आपकी जॉब हुई ना, तो ये क्लस्टर्स और मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, या अगर आपको नहीं पता होंगे आप सिर्फ सीपा के हद तक बाउंड रहेंगे, रिपोर्ट कर देंगे। हाँ तो आपको एग्रीमेंट्स नहीं पता होंगे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कौन कौन से थे एनवायरनमेंट के, तो आप कैसे आगे ग्रूम करेंगे? ये एग्रीमेंट्स आपको पता होने चाहिए अगर आपने कहीं अच्छी जॉब करनी है इंटरनेशनल लेवल की, नहीं तो आप सीपा के बाउंड रहेंगे। देखिए क्लस्टर्स हैं, मेन क्लस्टर कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट, ये पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता आप लोगों को? और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नहीं भाई क्या हो गया रिसोर्सेज की बात? रिसोर्सेज तो है, मैं कह रहा हूँ क्लस्टर्स बने थे। जितने भी इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हुए हैं उनका मेन फोकस जो था एक क्लस्टर था, वो एक क्लस्टर रिगार्डिंग, देखें, या वो क्लस्टर बायोडायवर्सिटी पे। अब सुनते जाइएगा मेरी बात, फिर मैं पूछता हूँ आप लोगों से, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। एक क्लस्टर जो था वो था बायोडायवर्सिटी पे, एक मेन क्लस्टर था वो केमिकल पे था, जो आपको बीच में केमिकल की बॉटल्स नजर आ रही हैं, और एक क्लस्टर था क्लाइमेट चेंज पे। ये मैं आगे चला गया। कितने मैंने क्लस्टर्स मेन बताए आपको? 3। कौन कौन से? एक क्लस्टर बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी का, और वो क्लाइमेट चेंज और केमिकल। क्लाइमेट चेंज और हैजार्डस केमिकल, ठीक है। अब सुनते जाइएगा। जब क्लस्टरिंग हुई बायोडायवर्सिटी, सबसे पहले बायोडायवर्सिटी की बात की गई, तो बायोडायवर्सिटी पे कन्वेंशंस बनना शुरू हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटी वो कौन सी थी? कौन सी थी हसन? इशरा महक आप बताइए। द मेन कौन सी? कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। जबरदस्त। CBD जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, ये एक कन्वेंशन है। इस तरह की और कौन सी थी जो कि बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड थी? कौन बताएगा? ये मुझे बताएं। हसन नहीं, मुझे बताएं। जी सर। मुझे बताएंगे, एक मैं पूछता हूँ ना अभी, मुझे बताएं नोमान और बायोडायवर्सिटी पे कौन सी कन्वेंशन हुई है? एक तो CBD बता दी इन्होंने, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, और सर दूसरी का नहीं पता। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। UNCCD क्या कह रहे हो? सर गूगल में तो नहीं आ रहा।
ये गूगल में CBD आ रहा है खाली, क्या आ रहा है? सिर्फ CBD आ रहा है। CBD तो मेन है ना, कन्वेंशन और हाँ, बायोडायवर्सिटी नहीं कह रहा हूँ, वो फिर इससे जो दूसरा वाला फर्दर नजर नहीं आया अभी तक। वो पढ़ोगे तो आ जाएगा कहीं ना कहीं। सर एक वेटलैंड्स की भी है सर। कौन सी? देखिए यूएनसीसीडी भी इसी के अंदर आती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अगेन डेजर्टिफिकेशन, बायोडायवर्सिटी लॉस होगी तो डेजर्टिफिकेशन होगी, ठीक है। तो ये हो गया एक क्लस्टर हो गया बायोडायवर्सिटी पे। एक क्लस्टर था हमारा क्लाइमेट चेंज पे। तला इफ्तिखार, क्लाइमेट चेंज पे कौन सा क्लस्टर हुआ था? कौन सी कन्वेंशन हुई थी इस क्लस्टर के अंदर? कौन सी कन्वेंशन आती है? क्योटो प्रोटोकॉल। Kyoto Protocol. That is a protocol, and there is a difference between convention and protocol. प्रोटोकॉल। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या फर्क है? अब तुम और फंस गए। तला इफ्तिखार क्या क्या होता है? क्लस्टर। अब मैं प्रोटोकॉल का भी पूछूंगा इसमें। सबसे पहले मुझे बताओ कि कन्वेंशन कौन सी थी जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी? नहीं पता। नहीं पता? अनस? नहीं पता। सैयद अनस? सर एक वियना कन्वेंशन हुई थी। मेन जो सबसे ज्यादा मशहूर है, फेमस, मैं बताऊं? सर 8 समिट तो नहीं थी जाएंगे? नहीं सुने, अर्थ समिट जो थी वो लैंड के क्लस्टर में आती है, जो लैंड वाला क्लस्टर है ना। लेकिन मैं मेन जो मेन क्लस्टर है ना उनकी बात कर रहा हूँ। मेन क्लस्टर में आता है यूएनएफसीसीसी। इसका भी नहीं पता होगा आप लोगों को। UNFCCC जी सर वाकई नहीं पता। ये भाई पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जबरदस्त। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जी गूगल खोल के बैठा है ये। हाँ सर गूगल से देख के बता रहा हूँ सर। तो क्या फायदा ये तुम्हारा? मैं भी सीख रहा हूँ ना। अच्छा तो सर मैं भी यहाँ से सीख रहा हूँ ना चीजें। अच्छा, दूसरा कन्वेंशन जो था हमारा, दूसरा जो मेन क्लस्टर है वो क्लाइमेट चेंज का, और क्लाइमेट चेंज की मेन जो थीम है जिसमें हमारी मिनिस्ट्री भी बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसका मेन है हमारा यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तीसरा था हमारा जो ये बॉटल्स बनी हुई रेड कलर की, वो है हैजार्डस केमिकल हैजार्डस वेस्ट। इस पे कौन सी कन्वेंशन है? ये भी एक क्लस्टर है ना हैजार्डस का। इसकी कोई एक एग्जांपल दे दें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नहीं बेटा, वो प्रोटोकॉल है, दैट इज अ प्रोटोकॉल आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एक्सप्लेनेटरी। हाँ, हैजार्डस पे अनुमान कौन सा है? तुमने खोल के बैठे हो तुम। सर वही सर्च कर रहा हूँ। कन्वेंशन ऑन हैजार्डस केमिकल, रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, गुड। रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन हैजार्डस केमिकल, ये बड़े काम की बात। इसके अंदर ज्यादातर पेस्टिसाइड हो गया, पॉप्स हो गया, डीडीटी हो गया, सब जितने भी हैजार्डस केमिकल हैं ये इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा, अच्छा मेन हमारा बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड हैजार्डस केमिकल, ये तीन मेन क्लस्टर्स हैं। बाकी लैंड पे और ओशंस पे बना हुआ है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट या हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। लैंड और जो ओशन वाला है वो अगेन बायोडायवर्सिटी की सब ब्रांच है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक जो अभी आपने इशरा ने बताया है कि वी हैव वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट दैट इज कन्वेंशन। कन्वेंशन हमारे पास, कन्वेंशन के तीन क्लस्टर हैं, या तो कन्वेंशन इन्वायरमेंटल कन्वेंशन जो है, या वो क्लाइमेट चेंज की सूरत में, एक मिनट यार जरा, एक इन्वायरमेंटल कन्वेंशन जो है वो हमारी किसकी सूरत में, क्लाइमेट चेंज की सूरत में, दूसरा बायोडायवर्सिटी की सूरत में, और तीसरा जो है हमारा हैजार्डस केमिकल की सूरत में, जो मेन क्लस्टर्स हैं। अच्छा अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल किस कन्वेंशन के अंदर आएंगे? जीशान अंसारी। बता रहे हो या उस्मान बताए? डिटेल तो उस्मान बताए सर, उस्मान बताए। राहील, मोहम्मद राहील।
जी सर। मोहम्मद राइल, आर यू एनवायरमेंटलिस्ट? आपका बैकग्राउंड एनवायरमेंट क्या है? नहीं सर, मेरा बिल्कुल नहीं है, मेरा तो केमिकल इंजीनियरिंग का है। मैं खाली डिस्कशन सुन रहा हूँ अभी आप लोगों की, सीख रहा हूँ। तो केमिकल पे तो आपसे तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे दवा के, जो केमिकल हैजार्डस सब्सटेंस पे जो बनी हुई कन्वेंशन हमारी। जी हैजार्डस सब्सटेंस पे मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन ये बाकी जो जो कन्वेंशन और प्रोटोकॉल है, इसका डिफरेंस मुझे भी नहीं पता। चले मैं बता देता हूँ। कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल में देखें, एग्रीमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन एंड ट्रीटी। ठीक है, ये तो जनरल बात है कि एग्रीमेंट जो है, या तो वो जो हम मुआहदात करते हैं, इंटरनेशनल मुआहदात जो होते हैं, मैं उर्दू में बता रहा हूँ आपको, इंटरनेशनल मुआहदात जो होते हैं या वो ट्रीटी की शक्ल में होते हैं या वो कन्वेंशन की सूरत में होते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, जो ज़्यादातर इन्वायरमेंट के जो मुआहदात हुए हुए इंटरनेशनली, मैं लोकली बात नहीं करना, इंटरनेशनली ग्लोबली बात कर रहा हूँ, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस। वो ट्रीटी की शक्ल में नहीं है, वो कन्वेंशन की शक्ल में। एक बात तो ये। फिर कन्वेंशन को फर्दर क्लस्टराइज किया गया, मेन क्लस्टर्स बनाए गए इसके, जो कि 3 थे, बायोडायवर्सिटी, हैजार्डस एंड तीसरा जो है वो क्लाइमेट चेंज है। अब ये कन्वेंशन जो है ना, कन्वेंशंस आर फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय प्रोटोकॉल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे हमारे यहाँ एक्ट और रेगुलेशन होता है। एक्ट और रेगुलेशन में क्या फर्क है यार? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तलहा इफ्तिखार। एक्ट मेरे ख्याल से जो होता है वो शायद असेंबली वगैरह से पास होता है, और उसको फिर वो ठीक है, आप असेंबली से पास होता है। एक जो है वो असेंबली से पास नहीं होती, वो रेगुलेशन उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है। तो फर्क क्या होता है एक्ट और, इसी तरह कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या फर्क होगा? देखें, वियना कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी है, ये कन्वेंशंस है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है। तो फर्क क्या है दोनों में? एक जगह हम प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, प्रोटोकॉल भी एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको मजीद बता दूं, देखें, कन्वेंशंस आर फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय प्रोटोकॉल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, एक तरीके से अगर बोलूं तो प्रोटोकॉल लाइक एसओपीज समथिंग। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एक एक्ट है, एक्ट्स आर फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय रेगुलेशंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्ट जो है, एक्ट ये है कि आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज आवर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। और इस एक्ट को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे बाय, वो एक्सप्लेनेटरी किस तरह होता है, वो रेगुलेशन के तहत होता है। ठीक है, ये मैं आपको फर्दर बता देता हूं, ये भी एग्जांपल देता हूं। लेकिन इस एग्जांपल पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटोकॉल्स जो है वो एक्सप्लेनेशन होते हैं कन्वेंशंस के। जैसे मैं कहता हूँ UNFCCC, ये क्या है? UNFCCC, हाँ 3 दफा CC आता है ना। यूनाइटेड, अनस क्या है ये? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। तो ये किस क्लस्टर के अंदर आ रहा है? क्लाइमेट चेंज क्लस्टर के अंदर। अब इसको क्लाइमेट चेंज का क्लस्टर क्यों बनाया गया? इंटरनेशनली एक आवाज उठना शुरू हुई कि भाई इन्वायरमेंट जो डिस्टर्ब हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। एक एरिया इन्वायरमेंट को खराब करने वाला वो क्या है? वो है हमारा क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज 2 सूरतों में हो रहा था, 2 सूरतों में, याद रखिएगा। उस वक्त की बात है, 1970s की बात है, 1990s की बात है, 1992 की बात है। तो उस वक्त जो क्लाइमेट चेंज को लिया जाता था वो 2 सूरतों में लिया जाता था। एक तो ये था कि ग्लोबल वार्मिंग, वन एरिया इज ग्लोबल वार्मिंग, कि इंटरनेशनली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक एरिया तो ये हो गया। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग किस 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 कन्वेंशन के अंदर आएगा? किस क्लस्टर के अंदर आएगा? क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। ये बायोडायवर्सिटी और केमिकल के अंदर, हैजार्डस केमिकल के अंदर नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब ये जो क्लस्टर था क्लाइमेट चेंज का, इसमें क्लाइमेट चेंज के अंदर 2 इश्यूज उस वक्त उठाए गए। एक था कि भाई क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है? कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। गुड, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ODS हैं, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। अब ये 2 प्रॉब्लम्स थे, और यही 2 प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हैं? ये किस क्लस्टर के अंदर आ रहे हैं? दोनों इशू क्लाइमेट चेंज को, ठीक है, दोनों का टारगेट क्या है? क्लाइमेट चेंज।
ठीक है, दोनों क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से इन दोनों इश्यूज को अलग अलग टारगेट करके क्या बना दिए गए, प्रोटोकॉल्स। समझ में आ गई अब? सही। यानी अगर क्योटो प्रोटोकॉल है तो उसका काम क्या है, ओजोन डिप्लीशन। इन दोनों में से कोई एक है जो कि ग्लोबल वार्मिंग पे इशू कर रहा है, और दूसरा है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इशू कर रहा है। यानी एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पे है और दूसरा किस पे है, ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग। ये दोनों प्रोटोकॉल किस कन्वेंशन के अंदर आते हैं, क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC is further explained by Kyoto Protocol and Montreal Protocol. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे? मीरपुर खास के पास, कनाडा। कनाडा के पास। एंड क्योटो जापान में। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी। अब भी अगर समझ में नहीं आई, मैं जी सर आ गई। जिसको समझ में नहीं आए पूछ ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पेपर में पूछूंगा। सर को सही बता दिएगा पेपर में क्या पूछेंगे। हाँ पहले बता दो ना। ठीक है, माहम, अतीक, राहील, तहसीन साहब, तला, इफ्तिखार, समझ में आया आप लोगों को? जी सर। जी आ गया सर। ये मैं पूछूंगा क्लस्टर। अच्छा अब आ जाइए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा अब आप जरा देखें, यहाँ पे वही बात मैंने जो आपसे कही थी, ये मैं छोटा कर, नजर आ रही है स्क्रीन में? जी सर नजर आ रही है? तो मेन क्लस्टर क्या है, या तो बायोडायवर्सिटी लैंड एंड सीज, तकरीबन मैंने आपसे कहा था एक ही है ये। मियास रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। देखिए मैंने आपसे कहा था बायोडायवर्सिटी लैंड एंड सीज ये बायोडायवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन हुई थी, एक मेन कौन सी है, CBD। एक है हमारा रामसार कन्वेंशन, ये किस पे है, कौन बताएगा मुझे? बताइए, बिल्कुल बताइए, कौन? सर बायोडायवर्सिटी तो वो है ना, डिफरेंस जो है, मतलब स्पीशीज बायोडायवर्सिटी और उसके अलावा प्लांट बायोडायवर्सिटी, वो सर वो जो केमिकल की वजह से जो नहीं केमिकल पे नहीं है सर, ये वेटलैंड पे है और वाटर फ्लोज पे। सुने, हमारा या तो मेन क्लस्टर क्या है, बायोडायवर्सिटी लैंड, किसी उसके नीचे चले साथ देना 15% हो जाएगा। रामसार जो ना वो ईरान का एक शहर है, उस पे बनी है ये वेटलैंड्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी थोड़ा कम कीजिएगा, जो भी जिसका बच्चा रो रहा है। उस्मान, अच्छा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कन्वेंशन हुई थी CBD, ये मोस्ट फेमस है। दूसरा जो है लैंड से रिलेटेड कौन सी हुई थी, लैंड से रिलेटेड हुई थी कौन सी, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ठीक है, ये बहुत मशहूर है। हमारी भी रामसर साइट्स हैं, कौन कौन सी हैं नोमान? सर वेटलैंड हमारे पास, मैं कह रहा हूँ रामसर साइट कौन कौन सी डिक्लेयर है, बहुत मशहूर है भाई, क्या हो गया? इशरा, मौजम साहब अक्सर पढ़ाते हैं, दिस इज आवर रामसर साइट। नहीं वो तो नहीं है जहाँ हमारी मैंग्रोव्स वगैरह जो है, वो भी है। और रामसर वेटलैंड कौन कौन सी है, ये आपकी रामसर साइट है, किंजर लेक, जहाँ से पूरे कराची को पानी सप्लाई हो रहा है। क्या हो गया? 15-20 आ रही है सर तकरीबन वी हैव मोर देन 20 रामसर साइट्स, यानी वेटलैंड पे हमारी 15-20 से ज्यादा साइट्स हैं जिनको हम रामसर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो एक कन्वेंशन हमारी बायोडाइवर्सिटी पे कौन सी है, वो रामसर कन्वेंशन है। इसी तरह एक साइट्स है, ये कौन बताएगा? साइट्स किससे रिलेटेड थी? ये भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, लेकिन इंडेंजर्ड स्पीशीज पे। जबरदस्त। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये इंटरनेशनल ट्रेड बैन किया गया था इसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज से। CMS क्या है? CMS एक तो CMS ID बना हुआ आपका, वो वाला CMS नहीं पूछ रहा था। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी, जबरदस्त, माइग्रेटरी स्पीशीज। तो ये साइट्स और CMS ये दोनों जो है ये माइग्रेटरी, अगेन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ये इसमें जो है इन दोनों स्पीशीज के अंदर ना माइग्रेशन
और ट्रेड जो है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उसकी ट्रेड बैन कर दी गई थी। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो हुई थी वो वेटलैंड्स पे हुई थी, जिसमें ये कहा गया, ये सारी एक्सप्लेनेटरी है किसके अंदर, कौन से क्लस्टर के अंदर, बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, इसी तरह यूएन कन्वेंशन, मैंने आपसे कहा था यूएनसीसीडी एक कन्वेंशन हुई थी, ये याद रखिएगा, कन्वेंशन मैं पूछूंगा और ये बहुत काम की है। आप कहीं इंटरनेशनली जॉब करते हैं और आपको अगर इन्वायरमेंट की जॉब मिली है, एनर्जी की मिली है और आपको ये नहीं पता, तो फिर तो आप तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक हुई थी यूएनसीसीडी, ये भी यूएनसीसीडी क्या थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके अंदर एक आ गया था कि आप डिफॉरेस्टेशन बैन हो जाएगा, जिसमें रेड और रेड प्लस हुआ था। रेड प्लस क्या चीज है, कौन बताएगा, रेड और रेड प्लस? इन्वायरमेंटलिस्ट, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए। अयाज नूर, जी सर। आपको पता है आपका बैकग्राउंड इन्वायरमेंट क्या है? नहीं सर। अच्छा, आपका नहीं, इलेक्ट्रिकल का है। अच्छा, ये मुझे फिर ये बताएं, कौन बताएगा मुझे, अमजद हुसैन राजपूत नहीं आए? नहीं सर, अमजद अभी तक तो नहीं आए। उस तला इफ्तिखार मुझे बताएं, तला। नहीं पता सर। मैंने पूछा कि मुझे भूल गया, मैं पूछना क्या चाह रहा था तुम लोगों से। बाद में मिलूंगा। अच्छा, भारत यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हाँ मैंने रेड और रेड प्लस का पूछा था आपसे। अच्छा यार, आज दुश्मन याद में से पड़ा है और मेरे घर आ भाई। एहसन, आवाज बंद, कल मैं पकड़ूंगा। आवाज बंद करें जिसकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, रेड और रेड प्लस भी इसी की कड़ी थी एक, जिसके अंदर बैन किया गया था कि आप डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट करता है डेजर्टिफिकेशन। आप डिफॉरेस्ट जितना काटेंगे ये कहाँ पे जाएगा, डेजर्ट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर आगे आ जाए 7 रीजनल सीज मियाज कन्वेंशन, इसी तरह हमारी सी पे भी हुई है। तीसरा हमारा सी है ना, पहला हमारा बायोडाइवर्सिटी है, दूसरा लैंड है और तीसरा मैरीन एनवायरनमेंट पे हमारी बहुत सारी कन्वेंशन बनी है। तकरीबन 17 मियाज जो है दैट इज रिलेटेड टू आवर सी कन्वेंशन। जी, पिछले दिनों मैं एक हियरिंग में एक्सपर्ट कमेटी में था, तो वहाँ पे इशू उठा था कि जो ये जहाज होते हैं ना, बाज़ दफ़ा वो क्या करते हैं, ये समंदर का पानी लेते हैं ना, 6-6 महीने जहाज चल रहा होता है, समंदर का पानी लेता है और फिर उससे उसको आरओ से करके वो अपने जो वहाँ पे फ्लीट होता है उसको वो पानी सप्लाई करता है बेसिकली। तो एक हमारे डॉक्टर अमजद साहब थे, ये वहाँ पे हैं, क्या नाम है, सऊदीया में सर? नहीं, डॉक्टर शाहिद अमजद यहाँ पढ़ाते हैं, वो पुराने अमजद साहब नहीं, तो वो भी एनर्जी एनवायरनमेंट के। तो उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि आप जो है वो डॉग, यही के बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक समंदर की मछलियाँ जो होती हैं, जब शिप खुलता है ना नीचे से पानी लेने के लिए, तो वो पानी जो हम कलेक्ट करते हैं तो उसके साथ उसकी कुछ फिशेस भी आ जाती हैं, उसकी स्पीशीज भी आ जाती है, और फिर जब वो उठा के हम किसी और यानी दूसरे समंदर में जाके उसको ड्रेन करते हैं उस पानी को, तो वो मछलियाँ क्या करती हैं, यहाँ से वो कहाँ चली जाती हैं, दूसरे वाले समंदर में, तो वो उन मछलियों के लिए, उस बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पीशीज तब्दील हो गई। तो इस तरह की भी कन्वेंशंस बनाई गई हैं। बैकग्राउंड देने का मकसद ये है, मैं बताना ही चाह रहा हूँ। फिर हो गया, अच्छा ये हो गई हमारी किस पे, ये हो गई हमारी एटमॉस्फेयर पे, यानी जो मैंने आपको बताया दूसरा बड़ा क्लस्टर था एटमॉस्फेयर या एयर पे, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम पोल्यूटेंट्स, और इसी के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ओडीएस यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को बैन किया गया था। और इसकी मेन कड़ी कौन सी है, जो मेन कन्वेंशन हुआ है वो कौन सा है, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये फर्दर लिंक करता है किससे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से और क्योटो प्रोटोकॉल से। तीसरा बड़ा क्लस्टर जो है वो हैजर्डस वेस्ट केमिकल से, जिसमें हमारी मेन कन्वेंशन कौन सी हुई थी, बेसल कन्वेंशन। मैं आपको भी एक लेटर भी दिखाता हूँ जो मेरे पास आया था, इसका मैं वो भी था, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, डॉक्टर वकार साहब ने मुझे शेयर किया था, जो कराची यूनिवर्सिटी के टीचर हैं।
स्क्रीन नजर आ रही है क्या आप लोगों को? जी सर आ रही है नजर। नहीं सर प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है। प्रेजेंटेशन नहीं नजर आ रही ना? नहीं प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है। अच्छा वो लेटर नहीं आ रहा जो आप दिखा रहे हैं। ये तो नजर आ रहा है। जी सर प्रेजेंटेशन आ रही नहीं ये नजर नहीं आ रहा जो न्यू शेयर है? नहीं सर। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको। सर एक बस आप नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है? नहीं सर अब नजर आया। लेटर नजर आ रहा है? सर आ गया नजर। जी सर आ गया। मेरा नाम लिखा हुआ है ना? आ रहा है नजर सर। मेरा नाम लिखा हुआ है ना? नाम गलत लिखा है इन्होंने। जी सर उस्मान जफर। उस्मान। अच्छा बाहर ये कहाँ से हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्री क्यों बनी थी? किस कन्वेंशन के तहत बनी है? क्यों बनी? क्लाइमेट चेंज की। जी यूएनएफसीसी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान यूएनएफसीसी का सिग्नेटरी है। पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करे। ठीक है, तो ये एक लेटर डॉक्टर वकार साहब ने मुझे भेजा था। ये किस पे होता है? एक सेमिनार हुआ था किस पे? ये क्या लिखा हुआ है? मर्करी इन प्रोडक्ट्स फॉर कंप्लायंस ऑफ मीना माटा। सर ये वो वाला है जो आपने अभी पिछले दिनों ग्रुप पे भी भेजा था, सरताज गुल भी जिसमें शामिल थी सर। हाँ ना यार, मैं छोटा आदमी समझाया तुम लोगों ने मुझे, हल्का लिया। तो ग्रेट सर। नहीं सर आपको कभी हल्का नहीं लिया हमने। ये तो ऐसे कह रहे थे जैसे मैं धमकी दे रहा हूँ मैं। अच्छा बहरहाल ये हुई थी हमारी कंजा। अच्छा ऐड नहीं हुई अभी तक। अच्छा ये हमारी कन्वेंशन हुई थी। ये अगेन वी आर द, अभी रिसेंटली हमने एक सिग्नेटरी हुए हैं एक और एग्रीमेंट की। कौन से वाले की? हमने रिसेंटली इससे पहले ना हमने 21 इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स के सिग्नेटरी थे इससे पहले। अब हमने 22 यानी 22वीं जो हमने साइन किए हैं इन कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में, वो ये है मीना माटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। दिस इज आवर 22nd सिग्नेटरी ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग मियाज में जो 700 एग्रीमेंट थे पाकिस्तान उसके कितनों का सिग्नेटरी है? कितनों को साइन किया पाकिस्तान ने? ये पता होना चाहिए। 22 को। 22 से ज्यादा। जी अब 22 जो इन्होंने रिसेंटली साइन किया है वो मीना माटा बे कन्वेंशन को साइन किया था, जो कि मरकरी। इसका ये किस क्लस्टर के अंदर आएगा? कौन बताएगा? कंजा? ये हैजार्डस वेस्ट, वो उसका ना केमिकल। जबरदस्त। हैजार्डस सब्सटेंस के अंदर। जी हैजार्डस सब्सटेंस के अंदर आएगा। इसके अंदर देखिए ना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जी बेटा, फॉर द कंप्लायंस ऑफ मीना माटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। देखें ये इन्होंने दिखा दिया कि ऊपर केमिकल लिखा हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर केमिकल लिखा हुआ है आपके सामने। और 11 दिसंबर को ये कन्वेंशन हुई थी, सॉरी सेमिनार हुआ था। कन्वेंशन तो इंटरनेशनल होती है। इसमें क्या था? इट इज टू इन्फॉर्म दैट फेडरल कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रैटिफिकेशन। व्हाट इज द रैटिफिकेशन? ओहो ये भी पढ़ाना है तुम लोगों को। चले मैं आगे बात करता हूँ रैटिफिकेशन की। कन्वेंशन ऑन मर्करी ऑन 6 अक्टूबर 2020, यानी पाकिस्तान ने जो है 6 अक्टूबर को एक रेटिफिकेशन की है। किसकी? मीना माटा कन्वेंशन की। और इस कन्वेंशन का मकसद क्या है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और रिलीज ऑफ मर्करी को कंट्रोल किया जाए या फिर उसकी कोई मिटिगेशन दी जाए। कितने सिग्नेटरी हैं नजर आ रहा है आपको? करंटली कितने? 128 128 countries are signatories and 125 countries have ratified the said convention। देखें सिग्नेटरी अलग होता है, रेटिफिकेशन अलग होती है। मैं बताता हूँ आपको रेटिफिकेशन और सिग्नेटरी फेज में क्या होता है। ये बड़े काम की बातें हैं क्योंकि ये मैंने एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की थी, उसके अंदर एक सर्टिफिकेट के अंदर ये पूछा गया था, वो थी यूके की सर्टिफिकेशन थी। उसमें जब मैंने पढ़ा ना तो बहुत चीजें सीखने को मिली। अब ये क्या कह रहे हैं? आफ्टर द रेटिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन ईच पार्टी हैज टू फेज आउट द मर्करी बाय 2020। अब देखें जो सिग्नेटरी होता है ना, दैट बिकम्स द पार्टी ऑफ। आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन हो रहा है। अब सही है? अब सही है? हेलो यस सर। अच्छा मैं कह रहा हूं कि जब कोई भी कंट्री किसी मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट को साइन करता है यानी सिग्नेटरी बनता है, तो वो उस कन्वेंशन का पार्टी, उस कन्वेंशन की पार्टी बन जाता है। तो कितनी पार्टीज हो गई? कितनी पार्टी हो गई टोटल? 128 पार्टीज रिगार्डिंग मीना माटा बे कन्वेंशन, यानी 128 कंट्रीज ने इस पे साइन कर दिए।
और वो कह रहे हैं कि भाई हम इसको रेटिफाई करेंगे। ईच पार्टी हैज टू फेज आउट मर्करी इन प्रोडक्ट्स। ये मेन थीम इसका क्या है कि वो फेज आउट करेंगे जो प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर जो मर्करी इस्तेमाल हो रहा है उसको 2020 से स्टार्ट करेंगे और बाय 2025 इसको खत्म कर देंगे। यानी 5 साल के अंदर इसको इन्होंने जो प्रोडक्ट्स बन रही है उसमें से मर्करी निकालना है। मर्करी इज हैवी टॉक्सिक मेटल, और ये लिखा हुआ सारा, ये स्किन वाइटनिंग क्रीम्स में भी इस्तेमाल होती है, सोप में भी इस्तेमाल होती है, क्लोरोअल्किल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल होती है, ये सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज के इसका इस्तेमाल बता दिया। और इसका आखिर में इम्पैक्ट बता दिया कि इससे ह्यूमन इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ब्रेन पे हो सकता है, हार्ट, किडनी, लंग्स, तो ये सारे इसके नुकसान आते हैं, इन्फेंट्स पे भी नुकसान। अच्छा, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है इन दिस रिगार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री हमारे पास जो मेन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, वो कौन सी है? पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट थी, वो खत्म कर दी, अब वो किसके अंडर चली गई है? मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। गुड, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने कहा भाई हम रेटिफाई करेंगे मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी और इसको फेज आउट करेंगे प्रोडक्ट से। और इस सेमिनार का मकसद भी यही है। और डॉक्टर ज़ैगम अब्बास साहब जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर हैं केमिकल, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, जितने भी इंपोर्ट हम करते हैं तो उस पर इनका साइन होता है, बड़े काम के आदमी है। तो बहरहाल ये मैंने आपको एक लेटर दिखा दिया, और ये आपको ये नजर आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही पुरानी वाली? जी सर, आ गई। सर रेटिफाइड समझ में नहीं आया, सर दोबारा बता दें। मैं तो बताया नहीं, मैंने रेटिफिकेशन का तो बताया ही नहीं। अब मैं जाऊंगा। अब मैंने आपको बड़े काम की बातें बताई हैं, 3 मैंने आपको बताई हैं कि भाई इसमें 3 कन्वेंशन हैं, और आखिरी कौन सी है? वेस्ट एंड केमिकल। अच्छा, अब मुझे कोई एक बंदा एक एक करके वन बाय वन, मोहम्मद उमर अब आए हैं। अच्छा, 1 बाय 1 मुझे आप लोग एक एक करके कोई एक बता दीजिए। नोमान, बायोडायवर्सिटी पे सुन रहा हूं मैं। हमारे कितने क्लस्टर्स हैं मेजर? 3। इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स के 3 क्लस्टर है। सबसे बड़ा क्लस्टर कौन सा है? मेन क्लस्टर है बायोडायवर्सिटी पे। और इस पे कन्वेंशन, इस पे मुझे कोई 3 कन्वेंशन बता दो लैंड के हवाले से। इसके ऊपर हाँ, भी तो इतनी सारी डिस्कस की है ना। हाँ, इसके बायोडायवर्सिटी, इन तीनों में से ऐसे बायोडायवर्सिटी की बोल रहे हैं आप? मैं सिर्फ बायोडायवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो? हमारी वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, जरा देखिएगा। जी सर, आ रहा है रिकॉर्ड का ऑप्शन। ठीक है सर, हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, अमजद हुसैन राजपूत। जी सर। अमजद, एक एग्रीमेंट था हमारा किससे रिलेटेड? एक कन्वेंशन हमारी। सर मैं बहुत लेट आया हूँ। चलो ठीक है, अब हम नुमान से ही पूछ लेते हैं। नुमान, एक हो गया हमारा क्लस्टर किससे रिलेटेड? बायोडायवर्सिटी से। उससे रिलेटेड कोई 3-4 मुझे आप कन्वेंशन बताएंगे रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटी। तो आप नहीं बता रहे तो मुझे राहिल बताएंगे। सर CBDT साइट्स थी, CMS थी। गुड, CBD साइट्स, CMS और रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। गुड, जबरदस्त। सर इतनी जल्दी कहाँ से याद होंगी? हो गई ना यार, ये तो आप लोग तो एनवायरमेंटलिस्ट हैं यार। अच्छा, नहीं सर, मैं नहीं। अच्छा, फिर मुझे कंजा, तो शायद लेट आई हैं, मुझे बताएंगे मैं और कौन से स्टूडेंट हैं, क्या नाम है इनका? सर मैं तो अभी आई हूँ। कंजा, मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा। ये और भी 2 स्टूडेंट्स हैं ना। अच्छा, हसन अहमद कुरैशी। हसन, मुझे क्लाइमेट चेंज पे कन्वेंशन बताइए। सर क्लाइमेट चेंज पे वो यूनाइटेड नेशंस करके कुछ है सर, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एक ही हो गया। तीसरा मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे? हसन ने बता दिया। हसन, आप तीसरी भी बताएं मुझे। तीसरा हमारा क्लस्टर किस पे और उसकी कोई कन्वेंशन? सर वो तीसरा क्लस्टर है हजार्डस केमिकल्स के ऊपर। हजार्डस केमिकल, और इस पे कोई कन्वेंशन? सर कुछ मुझसे पूछ लें सर। मेन कन्वेंशन। जी सर। मेन कन्वेंशन इस पे कौन सी है सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड है? सर एक तो ये कोई मीनामाटा वाली है। ठीक है, और इससे पुरानी? और सबसे पुरानी है मशहूर रामसर कन्वेंशन। नहीं यार, रामसर तो वेटलैंड से रिलेटेड है। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल है। एक तो बेसल है।
एक तो बेसल कन्वेंशन है बेसल बेसल कन्वेंशन, ठीक है। रॉटरडैम कन्वेंशन, गुड। सर क्लाइमेट चेंज हाँ रॉटरडैम रॉटरडैम हो गया, बेसल कन्वेंशन हो गया, और तीसरा कौन सा बताया आपने? मीनामाटा बे कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट एंड रीजनल, अब आ जाए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिया। अब जरा देखिएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या होता है। ये अगर मैं अगली स्लाइड पे जाऊं तो शायद ये बता दे। 40 मिनट हो गए सर। हाँ 40 मिनट हो गए सर। 40 मिनट हो गए, तो वीडियो स्टॉप तो नहीं हुई? सर आजकल न्यू स्टॉप है। हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की क्लास में ना सर 1.25 घंटे चला गया था जूम का सेशन और वीडियो ऑफ नहीं हुई। तो चलने दो ना, अच्छी बात सर है। आजकल नहीं हो रही सर। आजकल नहीं हो रही ना? नहीं सर, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तानियों को, उनको सर पता है देख ले, ये ऐसा ना हो आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कट रहे हो। अरे हाँ ना, चलो ठीक है फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। सर 5 मिनट से क्या होता है सर, 20 मिनट का ब्रेक नहीं कम से कम। खत्म कर देना सर, अब 1 घंटा तो हो गया सर। ये सही बात है। देखो काम की बातें बता रहा हूँ, ये फिर बाद में पैसे दे के सीखना पड़ेगा सारा काम। पैसे तो तुम लोगों ने वो सीख लेंगे अगली क्लास से। सर आप स्लाइड्स भेज देगा, उसमें से पढ़ लेंगे। नहीं ये मैं पढ़ाऊंगा मैं, ये तो क्या बात है उस्मान। प्री नेगोशिएशन, एडॉप्टेशन एंड सिग्नेटरी फेज, रेटिफिकेशन एक्सेशन फेज और एंट्री इनटू फोर्स, ये बड़े काम के फेजेस हैं। ये 4 फेजेस जो हैं, वो जो रेटिफिकेशन जो आपने उस लेटर में पढ़ा था ना कि रेटिफिकेशन फेज क्या होता है, ये चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो।